कश्मीर के मट्टन में कश्मीरी पंडितों के घरों में अचानक आग लग गई है। 28 और 29 जुलाई की रात आग में 3 घर जल गए हैं। 1990 में पलायन के बाद से ये घर बंद पड़े थे। आग लगने की वजह का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। पुलिस लगातार जानकारी जुटाने में लगी हुई है। एक बार फिर से आपको बता दें, क्या फिर कश्मीरी पंडितों के घर जलाए जाने की साजिश हो रही है? इसी के तहत ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है। जानकारी है कश्मीर के मट्टन से, जहां कश्मीरी पंडितों के घरों में अचानक आग लग गई है। ये घटना है 28-29 जुलाई की रात की और आग में 3 घर जलकर स्वाहा हो गए हैं। 1990 यानी ये ठीक मान के चले कि 3 से 4 दशक पहले पलायन के बाद से ये घर बंद पड़े हुए थे। आग लगने की वजह अभी तक नहीं पता चल पाई है। हालांकि पुलिस लगातार इन तथ्यों की जानकारी जुटा रही है। सबसे बड़ी बात ये कि ये घर बंद पड़े हुए थे, लेकिन ये कश्मीरी पंडितों के घर बताए जा रहे हैं। और अगर किसी ने साजिश की है तो वो लोग कौन हैं, उनका मकसद क्या है, क्योंकि मौजूदा वक्त में इस वक्त घाटी में लगातार हालात सेंसिटिव बने हुए हैं। आतंकी घटनाओं में काफ़ी इजाफा हुआ है और ऐसे में कश्मीरी पंडितों के घर को एक बार फिर से टारगेट किया गया है। अब आपको सुनाते हैं मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के फाइटर्स ने क्या कहा है। और साथ ही जब हम इधर पहुंचे तो आग काफ़ी भयानक था। इधर से गाड़ी 2-3 मंगाई, 5 गाड़ी इधर काम कर रही थी। तकरीबन 6:15 बजे तक, सुबह 6:15 बजे तक हमने ये कंट्रोल किया। क्या अभी तक क्या प्रिलिमिनरी आपको लगा कि आग की वजह क्या है? ये हम कुछ नहीं कह सकते। ये एसपी साहब ने खुद बोला कि हम ये करेंगे। हमने पुलिस स्टेशन को बोला कि ये आपको, एसपी साहब को बोला कि ये आपका काम है, हमारा काम है। तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का ये इलाका है मट्टन, जहां कश्मीरी पंडितों के घर जले हैं। वहां से टीवी9 संवाददाता महराज अहमद की ये ताजा रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खास हो गई, बता दें इन मकानों के बारे में खास यही बात है कि ये कश्मीरी पंडितों की छोड़ी हुई प्रॉपर्टी है। यानी चारों के चारों मकान जो थे वो कश्मीरी पंडितों द्वारा जो है छोड़े गए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आग थी वो भीषण थी और कितना नुकसान हो गया है। जैसा कि दमकल कर्मियों का कहना है कि ये आग इतनी भीषण थी और बताया जा रहा है कि इस पर काबू पाने में आज भी जो है कहीं से इस मकान से धुआं उठता है। तो ये दमकल की गाड़ी यहाँ पे ही जो है लगातार इसी गर्ज से बैठी है कि जहाँ पे भी उनको जरूरत लगे वो ये जो आग है फैलने से रोके। बता दें आपको कि इस आग के बारे में अभी कश्मीरी पंडितों की एक विशेष संख्या ये कह रही है कि ये जानबूझकर ये मकान जो है ये जलाए गए हैं। लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से एफआईआर दर्ज की गई है और प्रशासन के अनुसार पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो लगातार हमारे संवाददाता इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। इस बीच आसपास के लोगों की तरफ से क्या कहा जा रहा है, सुनिए। कैसे लगी वो हमको मालूम जाना। तो ये राजधानी मोहल्ले में कितने कश्मीरी पंडित आपके अंदाजे से रह रहे हैं? यहाँ मेरे हिसाब से 25-30 घर इधर ही आसपास रहती है। मगर बात ये घर देखो, इधर एक पहले से इन्होंने छोड़ दिया। 90 के बाद में कोई रहता ही नहीं है। इस राजधानी बंगले में भी कोई नहीं रहता है। ये 90 के बाद पूरा बंद था। तो आग कैसे लगी, कैसे नमूदार होगी, तो उसके बारे में मुझे कोई जानकारी। आसपास के लोगों की बात भी आपने सुनी, लेकिन हर कोई इस घटना के सामने आने के बाद हैरान है कि अचानक कश्मीर के मट्टन में किस तरीके से घरों को आग के हवाले कर दिया गया। क्या इन घरों में आग लगाई गई है? इसी लिहाज से पूरे मामले की जांच जारी है। और पलायन के बाद क्योंकि ये घर खाली पड़े थे 1990 से, क्या इन खाली पड़े मकानों को आग के हवाले कर दिया गया? अगर ऐसा हुआ तो किसने किया, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी के तहत जिस तरीके से पूरे मामले की जांच जारी है, इस बारे में अपने सहयोगियों से करें बात। उससे पहले ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, क्योंकि जलने से पहले जिस तरीके से ये घर थे और जिस वक्त आग लगी उस वक्त की तस्वीर, और खंडर में जिस तरीके से तब्दील हो चुकी इन इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया है, उसी बारे में हमारे तमाम सहयोगियों से अब करते हैं बात। क्योंकि इस बीच आपको बता दूं, अनंतनाग से इस वक्त संवाददाता महराज अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साथ ही हम जम्मू भी रुक करेंगे। अंकित भट्ट हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। और आपको इस बीच ये भी बता दूं, अंकित भट्ट के साथ अनंतनाग में जिन घरों को आग के हवाले किया गया है, उन्हीं के मालिक उनके साथ मौजूद हैं। अंकित भट्ट के साथ आपको बता दें अमित रैना,
बंसीलाल राजदान और राकेश कौल इस वक्त मौजूद हैं। इनसे सीधी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले महराज, सवाल आप ही से, अभी तक की जांच के बाद क्या बताया जा रहा है? बिल्कुल, बता दें आपको प्रीति, जैसा हमने डीआईजी पुलिस से बात की तो उनके अनुसार वो इस मामले में हर एक फॉरेंसिक टीम का भी सहयोग ले रहे हैं। सीसीटीवी जो आसपास लगे हैं इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन पे, इनका भी सहयोग जो है, इनकी भी मदद ले रहे हैं। कुल मिलाकर अभी तक जो पुलिस का भी कहना था, पुलिस भी इस मामले में अभी लगता है कि कोई बड़ा कुछ स्पष्ट तौर पर नहीं कह पा रही है। लेकिन कुल मिलाकर अगर फिर भी करें तो ये बताया जा सकता है मल्टीपल एंगल्स है इस तहकीकात में, जहाँ पे पुलिस जो है अभी काम कर रही है। एक एंगल ये भी है कि इस इलाके में कुछ ऐसे संदिग्ध लोग भी हैं जो ड्रग्स या एडिक्ट है, और ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी प्रेजेंस भी इस इलाके में होती है, और कहीं ना कहीं ऐसे जो अबेंडेंड हाउसेस है, स्ट्रक्चर्स है, वो इनके लिए शिविर जो है काम करते हैं। दूसरी ओर ये भी एक इस एंगल पर भी काम किया जा रहा है, क्या इनको जानबूझकर जलाया गया है। तो कहीं ना कहीं हमने जो कश्मीरी पंडित वहां पे रहते हैं उनसे भी बात की, तो उनका कहना था कि ये अगर डराने वाली कोशिश है तो हम इससे डरेंगे नहीं, हम बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ रहे हैं। और बता दें कि लोकलों से जब हमने बात की तो उनके अनुसार ये कुछ सालों में 20 से अधिक फैमिलीज वहां पे फिर से रहने आई है। तो ये एक सकारात्मक स्टेप है, जिसके चलते कहा जा सकता है कि या तो रिवेंज में भी होगा ये ऐसा स्टेप लिया हुआ होगा, या अगर पुलिस का एक और इन्वेस्टिगेटिव एंगल देखे कि यहाँ पे कुछ एडिक्ट्स जो है वो आसपास से घूमते रहते हैं। तो ये मल्टीपल एंगल्स है जिस पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है, और पुलिस का कहना है कि ये रोबस्ट जो है इंक्वायरी होगी, यानी जल्द तदनुसार जो है वो इसमें जो है खुलासा करेंगे कि कैसे जांच का विषय है और मल्टीपल एंगल सामने आ रही है। आखिरकार कौन से वो लोग हैं जो एक बार फिर से कश्मीर का अमन चैन छीनना चाहते हैं, और तब जब एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों की वापसी हो रही है। अंकित भट्ट भी हमारे साथ है और उनके साथ वो परिवार है जिनके ये घर बताए जा रहे हैं। अंकित, जरा उनसे बात करिए, क्या कुछ कहना है, क्या उन्हें लग रहा है, और क्या उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत की है? बिल्कुल, हमारे साथ वो परिवार मौजूद हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं अमित रैना राजदान, जिनका वहां पे घर था। अमित जी, कब आपको इस पूरे इंसिडेंट के बारे में पता चला, और क्या कुछ आपको जानकारी दी गई इस इंसिडेंट को लेकर प्रशासन या फिर पुलिस की तरफ से? मॉर्निंग में 7:30 बजे के करीब मेरे को फ़ोन आया। मेरे कज़न ब्रदर वहाँ रहते हैं, वो 2-3 महीने जाते रहते हैं, हर साल जाते रहते हैं। वो गर्मियों में जाते हैं, यहाँ जम्मू में बड़ी गर्मी होती है। 7:30 बजे के करीब फ़ोन आया कल मॉर्निंग में, तो कि उन्होंने कहा कि आपके सारे मकान जला दिए गए हैं, आपके जितने भी जो इकट्ठे जो मकान हैं वो सारे, उसमें आपका मकान भी आता है। तो मैंने उसी टाइम, मेरे एक और कज़न वहाँ रहते हैं, वो PM पैकेज के एम्प्लॉय लगे हैं, तो मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा एक बार ज़रा देखो क्या हुआ है। तो जो जैसे वो पहुँच गए वहाँ तो पूरी मंजर ही कुछ और था। हमारे मकान ये लगभग 150 साल पुराने मकान हैं। तो ये हमारे पुरखों की प्रॉपर्टी थी, हमारी समझो एक हेरिटेज टाइप की प्रॉपर्टी थी। अब लोग आते थे, उसको देखते थे। हमने ना कभी इसको, हम 34 सालों में एक या 2 बार गए होंगे। हमने यार दोस्त कभी कभी जाते थे। आपको लगता है साजिश है या फिर कुछ शॉर्ट सर्किट या इस तरीके की बात है? ऐसा कुछ नहीं है, देखो ये तो अफवाह है, शॉर्ट सर्किट हुआ है। जब 30-32 साल से वहाँ लाइट ही नहीं है। लाइट सबसे पहले ट्रांसफार्मर से लेकर हमारे घर तक खंबा चाहिए, खंबे के बाद तार चाहिए हमारे घर तक। जब वहाँ खंबा ही नहीं है, जब वहाँ ट्रांसफार्मर सामने है नहीं, तो वहाँ लाइट का नामो निशान है नहीं। ये तो अफवाह है कि ये तो क्या लगता है आपको क्या हुआ? ये तो साजिश है कि जो शरारती तत्व है एट प्रेजेंट जो है, जो किसी भी कम्युनिटी का हो, जो वहाँ चाहे मेजॉरिटी कम्युनिटी से हो, चाहे कोई भी हो, ये साजिश है। इस वक्त हमारे जो वहाँ रिहेबिलिटेट कर रही है, इस वक्त जो सरकार चाह रही है हमें वहाँ रिहेबिलिटेट करने की। हमने सोचा था, हमने भी 1-1.5 महीने से हम यही सोच रहे थे। मेरे कज़न ब्रदर वहाँ जाते रहते हैं, उनने कहा था इसको हम ठीक कर लेंगे, इसको आप अपने तरीके से ठीक कर लो, रेंट पे दे दो। आप नहीं जाना चाहते हो वहाँ, कम से कम रेंट पे दे दो। थोड़ा बचपन की यादें है उस मकान की यादें। देखो मेरा जन्म 81 का है, तब मैं 7-8 साल का था। हमने बचपन वहाँ गुजारा है, हमें मालूम है वहाँ था क्या, हम कैसे रहते थे। हम वो यादें ताज़ा होगी। मेरे पेरेंट्स हैं नहीं, उनकी डेथ हो चुकी है। अब वो उस टाइम अगर आज की डेट में वो ज़िंदा होते तो मेरे को लगता उनको तो वो आज फिर से पता नहीं क्या करते हैं। आप इमोशनल दिख रहे हैं। हाँ, वो तो इमोशनल तो होना ही है। हमारी पुरखों की विरासत वो आज नेस्तो नाबूद होगी।
उसका उन्होंने राग बना दिया। अब किसने किया वो हम किसी का दोष नहीं दे सकते, किसने किया कि हम इस बंदे ने किया या इस बंदे ने किया। हम यही कहते हैं कि किसी जो भी हमें वहाँ जो हमें पसंद नहीं करता है हम वहाँ कश्मीरी पंडित फिर से वहाँ जाएं। हम सोच ही रहे थे कि हम इसको थोड़ा सा रिनोवेट करें, हम इसको वहाँ जाए, गर्मियों में जाए 2-3 महीने वहाँ बैठे, यहाँ किसी को किराए पे दे दें। हम सोच ही रहे थे, मगर 3 दिन पहले आप गए थे वहाँ? धन्यवाद आपका। बिल्कुल 3 दिन पहले मैं वहाँ गया था, परसों ही मैं वहाँ से आया हूँ। तो अमूमन जब भी मैं जाता हूँ, क्योंकि मेरा बड़ा बचपन से लगाव है, वो बहुत ज्यादा दुखी हैं, आहत है, क्योंकि बहुत सारे उनकी पुरखों की निशानियां जो जलकर खाक हो गई है। शुक्रिया अंकित, जुड़ने के लिए। साथी अनंतनाग से महराज, आपका भी धन्यवाद। इधर संसद में राहुल गांधी अनुराग ठाकुर के बीच नोकझोंक हुई है। जिसकी जाति का पता नहीं वो गणना की बात कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा मुझे गाली दी गई। ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया, मुझे अनुराग ठाकुर से माफी नहीं चाहिए। पिछड़ों की बात करने पर गाली सुननी पड़ती है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र भी किया। सर, ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। अगर आप ये कह रहे हैं कि हमें इंसल्ट किया गया, मैं बिल्कुल आपको अलाउ करूँ। सर दीजिए, सर बोलने दीजिए, सर मैं आपको बोलने दीजिए, सर ऐसा नहीं सर बोलने दीजिए। सर मैं आपका नाम तो लूँ, राहुल गांधी जी। स्पीकर सर, देखिए, जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। जितना इंसल्ट करना है करिए, अरे तो अपनी जाति भी लिखनी पड़ेगी उसमें। आप चुप रहे। श्री अनुराग ठाकुर जी, हमने समय दे दिया, अब आप बैठे। ये तरीका नहीं है, नहीं ये तरीका है। आपको हमने टाइम दे दिया, क्या आप बैठ चुके हैं? आप बैठ चुके, ये नहीं, आप बैठ चुके। श्री अनुराग ठाकुर जी। सर, मुझे लगता था कि इनको भाषण देने से पहले पर्ची आती होगी, हमने आप, लेकिन हर बार इंटरवेंशन के लिए पर्ची आती है अपने बलबूते पर। सर, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। यहाँ पर्ची लेने से काम नहीं चलता है। आप बोल के हटते हो, फिर पर्ची आती, फिर बोलते हो, ऐसे कैसे चलता है? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभापति जी, एक मिनट। आई एम नॉट यील्डिंग सर, आई एम नॉट यील्डिंग सर। बिठा के आपको बिठाया, बोला है, अब मैं नहीं करूँगा। मैंने आपको अनुराग ठाकुर जी को बिठा के आपको मैंने समय दिया, तो अब अनुराग ठाकुर जी बोलेंगे। सर, मैं इतना ही कहूंगा, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। आजकल कुछ लोगों पर जातिगत जनगणना का भूत सवार है सर, लेकिन मैं इतना कहूंगा सर, मैंने क्या कहा था सर? सर माननीय सभापति जी, मैं गंभीर बात कर रहा हूं, ये नहीं सुन रहे। मैंने कहा था जिस ठाकुर टैगोर प्लीज। माननीय सभापति जी, आई हैव ऑलरेडी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी अपनी ही हैज एक्सप्रेस हिज फीलिंग, जो उनको था। नहीं, आप दल से बाहर आ जाए, कृपया आप दल से आ जाएं, फिर मैं उनको फिर समय दे दूंगा, जी सर, मैंने कहा था कि जिसको जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया था सर, नाम तो किसी का नहीं लिया था, नाम किसी का नहीं लिया था, लेकिन जवाब देने कौन खड़े हो गए। तो बहुत तीखी नोकझोंक हुई है नेता विपक्ष राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर के बीच आज सदन के भीतर। वहीं लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान आज अखिलेश यादव और अनुराग ठाकुर में भी जबरदस्त बहस हो गई। अग्निवीर योजना पर अखिलेश यादव के हमले को लेकर ठाकुर ने भी जवाब दिया।
जेल जानते हैं आप कहाँ हैं? कभी गए हो उस मिलिट्री स्कूल में? मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूँ। और आप परमवीर चक्र की बात कर रहे हो तो हम भी तमाम नाम गिना सकते हैं। माननीय सदस्य से मैं आग्रह कर रही हूँ आपस में चर्चा न करें। ये सभापति महोदया, ये सभापति महोदया जी जी 1 मिनट से भी कम, मैं 1 मिनट से भी कम मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, ये तो केवल मिलिट्री स्कूल गए हैं। मैं आज भी टेरिटोरियल आर्मी के 124 रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पे अपनी सेवाएं दे रहा हूं। अखिलेश जी केवल ज्ञान मत बांटिए, राहुल गांधी जी के साथ बैठकर अब वहां बुलाने का झूठ बोलने की आपको आदत पड़ गई है। प्लीज बैठिए, प्लीज। माननीय सदस्य से मैं आग्रह कर रही हूँ आप अपनी बजट पर चर्चा करें। सभापति महोदया, आपका समय पूरा हो गया है, मैं प्लीज कंप्लीट करिए। सभापति महोदय, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं क्या बात कहना चाहता हूँ, शायद मंत्री जी नहीं रहे इसलिए तकलीफ परेशानी ज्यादा है। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने जैसे ही अग्निवीर योजना पर सवाल उठाए, इस पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर खड़े हो गए। अखिलेश ने चुनौती भी दी। शायद मंत्री जी नहीं रहे इसलिए तकलीफ परेशानी ज्यादा है। और आप अरे हमारा दर्द नहीं समझोगे, हम आपका दर्द चेहरे से पढ़ते हैं। अच्छा दर्द मैं बताता हूँ, एक मिनट। सभापति महोदया, उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए। वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए धन्यवाद माननीय। और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना? माननीय जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे। और अगर सभापति महोदय अग्निवीर व्यवस्था समाजवादी लोग स्वीकार ही नहीं कर सकते। वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर आज यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल यादव के साथ चुटकी। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं, और ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ की इस बात पर सदन ठहाकों से गूंज उठा। दरअसल नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने सदन में अपना पहला सवाल रखा। इस पर सीएम ने उनके बहाने अखिलेश यादव पर चाचा शिवपाल पर तंज कसा। एक सेकंड। अजय जी, जब आपने गच्चा दिया तो उत्तर प्रदेश इस चुनाव में पीछे रह गया। 23 में समाजवादी पार्टी फिर से हरा देगी और आपके जो डिप्टी मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो आपको फिर गच्चा देंगे। तो आपने सुना, चचा ने गच्चा दिया सीएम योगी की इस बात पर शिवपाल यादव भी चुप नहीं रहे। उन्होंने सीएम योगी को जवाब दिया। देखिए, हमें गच्चा नहीं मिला है। पांडे जी बहुत सीनियर हैं और समाजवादी के साथ साथ आपकी तरफ से भी हमने कुर्सी का कहीं न कहीं इशारा किया था, हमें वहाँ पर बैठाला गया था। उसके बाद यहाँ पर बैठे और यहाँ के बाद हम यहाँ पर बैठे। मैं कहना चाहते हैं 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। अजय जी, जब आपने गच्चा दिया तो उत्तर प्रदेश इस चुनाव में पीछे रह गया। 23 में समाजवादी पार्टी फिर से हरा देगी और आपके जो डिप्टी मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो आपको फिर गच्चा देंगे। और आइए आप दिल्ली की खबर लेते हैं। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल के समर्थन में इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए। पूरी खबर देखिए।
मंच पर इंडिया ब्लॉक के सभी सियासी दलों के नेता मौजूद हैं। तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर की हैं। सीएम केजरीवाल के बिगड़ते स्वास्थ्य को लेकर आज बड़ा प्रदर्शन किया गया। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि केजरीवाल को साजिश के तहत जेल में बंद किया गया। अरविंद केजरीवाल जहां भी जाते हैं भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाता है जी। वो मध्य प्रदेश भी जाते हैं, वो तो छत्तीसगढ़ भी जाते हैं, वो दिल्ली में तो रहते ही हैं, वो पंजाब में जाते हैं। तो क्या करें, उठा के जेल में फेंक दो, अरविंद केजरीवाल को जेल में फेंक दे। प्रमोद तिवारी ने कहा कि वो और गौरव गोगोई राहुल गांधी का प्रतिनिधि बनकर धरने पे आए हैं। केजरीवाल के समर्थन में हुए इस प्रदर्शन को शरद पवार, संजय राउत और प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने भी संबोधित किया। जो उन्हें मजबूत दिखेगा उसको केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा अपमानित करने, तोड़ने, कमजोर करने, जेल में भेजने का काम करेंगे, जो ये कर रहे हैं, पूरे देश में कर रहे हैं। आपको बता दें, जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार बनी तो झूठे मुकदमों में फंसाने वाली संस्थाओं को खत्म करेंगे। मुख्यमंत्री को केवल पॉलिटिकल स्कोर अपना बेहतर बनाने के लिए अन्याय हुआ है। उनके खिलाफ जितने मुकदमे हैं सब खत्म होने चाहिए, उन्हें जेल से रिहा होना चाहिए। हालांकि एक बात मैंने चुनाव से पहले कह दी थी कि कई ऐसी संस्थाएं हैं दिल्ली के पास जो पॉलिटिकल लोगों को समय समय पर परेशान करती हैं। वो संस्थाएं उन्हें न्याय नहीं देने देती हैं। मैंने हालांकि वो कहा था एक सीनियर जर्नलिस्ट से, उन्होंने अखबार में भी छाप दिया था, कई ऐसी संस्थाएं हैं जो जानबूझ करके पॉलिटिकल लोगों को बदनाम करने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए, झूठे मुकदमे लगाने के लिए हैं। अगर जब कभी भी संस्था हम लोग सत्ता में आएंगे, ऐसी संस्थाओं को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। वहीं सुनीता केजरीवाल ने जंतर मंतर पर सीएम अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर भाषण के दौरान वो भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि जेल में रहते हुए उनका शुगर लेवल 5 बार कम हुआ। रात में सोते हुए जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि कुछ अनहोनी नहीं हुई। उनकी जान को बहुत खतरा है और साजिश षड्यंत्र के तहत उनकी बीमारी को नजरअंदाज किया जा रहा है। ऊपर से एलजी साहब ने अभी एक चिट्ठी लिखी है। वो चिट्ठी में कहते हैं, अपने सीएम पे इल्जाम लगाते हैं कि सीएम विलफुल्ली, मतलब जानबूझकर कम खा रहे हैं। क्या मजाक की बात है। मतलब वो खुद की जान खतरे में डाल रहे हैं कम खाकर। फिर दूसरी तरफ ये भी बोलते हैं कि सीएम इंसुलिन कम ले रहे हैं। विपक्षी गठबंधन के कई नेताओं के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक से हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी ने बात की। अरविंद केजरीवाल की खराब सेहत को लेकर पूरा इंडिया गठबंधन जंतर मंतर पर उतरा है। संदीप पाठक जी मेरे साथ है। संदीप जी, क्या मकसद, क्या संदेश चाहते हैं? एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डालते हो, जेल में डालकर अब उसकी जान के खिलवाड़ कर रहे हो, उसकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो आप। ये बताइए कि इंडिया गठबंधन के जब मीटिंग का प्रस्ताव रखा गया था प्रदर्शन का, तो उस पर एक जॉइंट स्टेटमेंट की बात भी हुई थी, जॉइंट स्टेटमेंट जारी करने की बात हुई थी। क्या है जिस मंच से वो सुनने को मिलेगा? देखिए, यहाँ सारे आ रहे हैं, सारे अपनी बातें रखेंगे। जॉइंट स्टेटमेंट बड़ा सिंपल है। इस देश को तानाशाह से मुक्ति करनी है, मुक्ति दिलानी है। तानाशाह किसी एक पार्टी के अगेंस्ट नहीं होता है, तानाशाही किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं होता है, वो पूरी तंत्र, पूरी व्यवस्था और वो देश के खिलाफ है। अगर ये सोच रहे हैं कि केजरीवाल जी को जेल में रख देंगे और उनकी किसी भी तरह से षड्यंत्र करके उनके जान से खिल, तो ये करने नहीं देंगे। संदीप पाठक आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ से संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि अरविंद केजरीवाल की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और ये ना किया जाए।
और अहम खबर आ रही है दिल्ली से। आईएएस कोचिंग हादसे पर मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। दिल्ली की मंत्री आतिशी को मुख्य सचिव ने सौंपी रिपोर्ट। कोचिंग संस्थान का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से बंद था, ये इस रिपोर्ट में सामने आया है। ऐसे हादसों से निपटने के लिए उपाय नहीं किए गए थे, ये भी रिपोर्ट बता रही है। संस्थान की पार्किंग का रास्ता सड़क से जुड़ा हुआ था। सतर्कता न बरतने से पानी सेंटर के बेसमेंट में भर गया। बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हुई, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर हादसे में 3 छात्रों की मौत के मामले में टीवी 9 भारतवर्ष के सवालों से बचते दिखे चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार। उन्होंने सवाल पूछने पर माइक पर हाथ मारते हुए कहा, क्यों पंगे ले रहा है? सर मैं टीवी 9 से सर इसमें छोटी सी बात करनी पड़ी, बस छोटी बड़ी बात करिए। सर मंत्री ये कह रहे हैं कि लगातार मीटिंग में आपसे वो कहते रहे कि डिसिप्लिन करिए, लेकिन नहीं की सुनी नहीं गई। छोड़ना यार, मंत्री से पूछ लेना। सर वो भी एक वीडियो भी जारी कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं सर। करने दे, वो उनका काम है। सर वो कह रहे हैं कि बार बार सुनते नहीं। अच्छा मैं पूछ रहा हूँ सर, अगर आप कहना चाहें तो ठीक है सर। सर 2-3 बच्चों की जान गई है सर राजेंद्र नगर में, उसको लेकर के थोड़ा सा अगर सब चीज़ें गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर दी, गवर्नमेंट से पूछ लो, ये सब बंद कर दिया। नहीं सर मैं कह रहा था वो बार बार कह रहे हैं कि हमने आपको अलर्ट किया, अधिकारी सुन नहीं रहे थे, तो ऐसा हुआ था सर या बयान ही बयान? 3 बच्चों की जान गई है सर, इसके लिए मैं पूछ रहा था, अगर आप इस पर कुछ कहना चाहें। सर जो अधिकारी जिम्मेदार होंगे वो एक्शन लेंगे सर? पूछ रहा हूँ सर, पंगे नहीं ले रहा सर, इसलिए मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। 3 बच्चों की जान गई है, अच्छा ठीक है। और 4 दिन पहले दिल्ली के राजेंद्र नगर के जिस कोचिंग सेंटर में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हुई थी, वहां भी छात्र अब भी धरने पर बैठे हुए हैं। छात्रों की मांग है कि उनके परिजनों को जो मुआवजा मिला है उसकी राशि को बढ़ाया जाए। ये उन 3 दिवंगत आत्माओं की शांति की लौ है जो राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर हादसे में अकाल मौत के शिकार हो गए। तीनों मृतकों को साथी छात्रों ने श्रद्धांजलि दी और कोचिंग सेंटर के बाहर न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। छात्रों का कहना है कि मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया, जो पर्याप्त नहीं है। 3 से 3.5 लाख रुपए फीस लेते हैं अलग अलग कोर्सेज के नाम पर, कभी ये कोर्सेज, कभी वो कोर्सेज, कभी ये कोर्सेज, कभी वो कोर्सेज। बट जब कंपेंसेशन की बात आती है, दे आर गिविंग 0 अमाउंट। जो 10 लाख का भी कंपेंसेशन अनाउंस किया है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया गया है। देश का युवा है वो इस वक्त एक बार फिर क्रांति की राह पर सड़कों पर मौजूद है। हालांकि गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले में एक जांच कमेटी बना दी है जो 30 दिन के अंदर रिपोर्ट देगी और उसमें भी कहा गया है कि हादसा क्यों हुआ, इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं, आगे क्या क्या कदम उठाया जा सकता है जिससे इस तरीके के हादसे ना हो। इन सभी चीज़ों का जो पूरा तैयारी करके उस कमेटी जो है जांच करेगी। ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे के बाद मेयर शैली ओबरॉय दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बेसमेंट में चल रही कमर्शियल एक्टिविटीज पर सीलिंग की कार्रवाई करवा रही हैं। पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे के बाद एक एकेडमी को सील करने की कार्रवाई की गई। हालांकि घटना के बाद ही आखिर एमसीडी क्यों हरकत में आई, मेयर शैली ओबरॉय इस सवाल का जवाब दिए बिना ही चली गई। पूर्वी दिल्ली इलाके के प्रीत विहार में बेसमेंट में चल रही क्लासेस को आज दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय और एमसीडी के कर्मचारियों ने आकर सीलिंग की कार्रवाई की है। आपको बता दें जिस तरीके से ओल्ड राजनगर में घटना घटी उसके बाद एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो लगातार एक्टिव हुए हैं और जगह जगह यहाँ बेसमेंट में एक्टिविटी कमर्शियल चल रही थी, जहाँ पे क्लासेस चल रही थी, जहाँ पे लाइब्रेरी चल रही थी, उन बेसमेंट में चल रही क्लासेस को और लाइब्रेरी को सील किया गया। आप देख सकते हैं इस वक्त प्रीत विहार के इस इलाके में संस्कृति अकेडमी को सीलिंग की कार्रवाई की है और यहाँ पर एक नोटिस भी चस्पा किया गया है जिसमें जो नियम है उसको उनका उल्लंघन करने की कार्रवाई की गई है। जिस तरीके से बता दें बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत हुई है, उसके बाद एमसीडी के कर्मचारी और शेयर जो दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय हैं वो एक्टिव हुई हैं। तो दिल्ली में तो लापरवाहियों का अंबार नजर ही आ रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में टीवी 9 संवाददाता ध्वज आर्या कोचिंग हब इलाके का दौरा करने पहुंचे तो इस दौरान भी कई चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई।
ये गोपालपुरा इलाका है राजधानी जयपुर का, और मैं इस वक्त खड़ा हूँ कलाम कोचिंग सेंटर पे। ये आप देख सकते हैं बेसमेंट है, और यहाँ पर ये इनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये अभी तक खाली है। और यहाँ लेकिन ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट के लिए लिखा हुआ है ओनली फॉर यूपीएससी स्टूडेंट, यानी कि आप इसके अंदर का ये देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट आते थे, और ये बेसमेंट है पूरा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अगर बारिश का पानी आता है तो निकासी का कोई भी यहाँ पर रास्ता नहीं है। ये यहाँ पर जो है फायर एनओसी तो हालांकि इन्होंने ले रखी है, और जो यहाँ सिलेंडर लगाए हुए हैं फायर के, उसकी जो डेट है वो 2025 की बता रही है। लेकिन यहाँ पर अगर पानी भरता है इस वक्त, अगर यहाँ पर पानी भरता है तो निकालने का यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं। यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट के हैं, क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार हूँ। क्या है ये क्या चीज़? कोई एक्टिविटी नहीं है, जनरल हमारा मीटिंग रूम है, आप खुद देख सकते हैं, माइक्स लगे हुए हैं, कोई भी ऐसी एक्टिविटी हम यहाँ पे नहीं चलाते हैं। सामने बोर्ड दिख रहा है, यहाँ पर बोर्ड नहीं है, इसमें आपको कहीं पे भी बोर्ड नहीं दिखेगा। ओनली जनरल प्रेजेंटेशन के लिए है, जनरल मीटिंग के लिए। वहाँ पे कोई भी एक क्लास कुछ भी यहाँ पे संचालित नहीं होता है। आपके समक्ष पूरा खाली पड़ा, आप देख सकते हैं। और राजस्थान की कोचिंग सिटी कोटा में प्रशासन ने छापेमारी कर बेसमेंट में चलने वाली क्लासेस को ही सील कर दिया। तो क्यों लाइब्रेरी खोल रही है? इतने बच्चों की जान की रिस्क क्यों ले रहे हो? आपके तो थोड़ी सी कमाई है। बच्चों बाहर जाओ। दिल्ली के राजेंद्र नगर में बेसमेंट में पानी भरने से हुए हादसे के बाद कई शहरों का प्रशासन अलर्ट हो गया है। तस्वीरें राजस्थान की कोचिंग सिटी के नाम से मशहूर कोटा की हैं, जहां आज प्रशासन की एक टीम ने शहर का जायजा लिया। जवाहर नगर, इंदिरा विहार इलाकों में प्रशासन की टीमों ने स्टूडेंट्स की सुरक्षा का आंकलन किया। अधिकारी बेसमेंट में चल रही क्लासेस और लापरवाही देखकर हैरान रह गए। इलाके में 2 जगह जहां बेसमेंट में कक्षाएं संचालित हो रही थीं, वहां से सभी छात्रों को निकाला और संचालक को नोटिस देकर सीज करने के निर्देश दिए हैं। बेसमेंट में कभी भी पढ़ाई नहीं करना, कहीं भी फर्स्ट फ्लोर पे कर लो, टॉप पे कर लो, बीच। अधिकारियों का कहना है कि इलाके की सभी लाइब्रेरी और मेस संचालकों को छात्रों की सुरक्षा के लिए समझाया जा रहा है। इतना ही नहीं, मॉनसून सीजन के लिए बेसमेंट में चलने वाले संस्थानों को फिलहाल बंद रखने के निर्देश भी दिए गए। और दिल्ली और राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में भी प्रशासन ने कई कोचिंग सेंटर्स पर छापा मारा है। कई जगहों पर बेसमेंट वाले रास्ते पर प्रतिबंधित क्षेत्र लिख दिया गया है। भोपाल की ओरस एकेडमी में हम इस वक्त मौजूद हैं। दिल्ली में जो हादसा हुआ वही यहाँ पर भी हो सकता था। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि इस ओरस एकेडमी के बेसमेंट में सबसे पहले तो क्लासेस संचालित की जा रही थी। ये बोर्ड, क्लासरूम का बोर्ड देख रहे हैं, फॉर्मूलेज यहाँ पर लिखे हुए हैं, टेबल कुर्सी यहाँ पर दिखाई दे रही है, वो तस्वीर भी आप देख लीजिए। और फिलहाल यहाँ पर इस बेसमेंट को बंद किया गया। कब बंद किया गया इसकी जानकारी नहीं, हो सकता है इस हादसे के बाद जब प्रशासन अलर्ट मोड पर है उसके बाद कब बंद किया गया हो। पानी यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिख रहा है, कितना पानी है, इसे खाली करवा लिया गया हो सकता है तब भरा हो। यहाँ क्या स्थिति बनी हो ये तो भगवान ही जानता है। मगर फिलहाल भोपाल की एक ऐसी एकेडमी भी मिली है जहाँ पर पानी जमा था। ये देख रहे हैं बेसमेंट की स्थिति, आप टेबल कुर्सी यहाँ पर देख रहे हैं। चूंकि आज प्रशासन जब निरीक्षण करने पहुंचा है, औचक निरीक्षण, उसके बाद ये तस्वीरें दिखाई दे रही है। मैम, क्या कुछ आप लोगों को यहाँ पर मिला है? बेसमेंट में क्लासेस चल रही थी जो परमिटेड नहीं है, तो बस उसी का पंचनामा है। यहाँ तक ये चीज़ की परमिशन नहीं होती है। पटना के डीएम ने शहर में चलने वाले कोचिंग संस्थानों की जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद से ज्यादातर कोचिंग पर ताला दिख रहा है। हालात का जायजा लिया है टीवी9 संवाददाता रुपेश कुमार ने। कोई हादसा इस तरह का नहीं हो जिसमें दिल्ली जैसे हालात पैदा हों, इसके लिए आदेश दिया गया है। लेकिन आप देखिए किन हालात में यहाँ पर कोचिंग चलते हैं। ये देखिए, मैथ से लेकर के और आपको आईएएस की कोचिंग तक, आपको बैंक से लेकर के बैंक, एसएससी, रेलवे, दारोगा, बिहार पुलिस और मैथमेटिक्स से लेकर के रीजनिंग। यहाँ आप देखिए, ये मैथ यहाँ पर ताला लगा हुआ है। अब ज़रा रास्ते को आप गौर करिए कि यहाँ अगर कोई हादसा हो जाए तो फिर किस तरह से निकलना, और इसी तरह से आप ऊपर तक चले जाइए। ये स्टेनो बाबा, ये सारे ये आप देखते जाइए, सब में ताले लगे हुए हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पोस्टर ज़रूर लगा हुआ है। और एसएससी स्टेनोग्राफर यहाँ तैयारी, दिखना पहाड़ी, और जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छा किया है उनके पोस्टर भी हैं, लेकिन यहाँ पर बंद। अगर आप यहाँ भी देखें इसी तरह से, तो ये कोचिंग क्लास ये भी बंद।
और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात केरल के वायनाड में आई आपदा की। केरल सरकार के सूत्रों के मुताबिक वायनाड में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 70 तक पहुंच गई है। अब भी कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। ये वायनाड में आए लैंडस्लाइड में मची तबाही की तस्वीरें हैं। भारतीय सेना, एनडीआरएफ और केरल सरकार की रेस्क्यू टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। सेना के जवान रस्सियों का प्रयोग कर चूरलमाला इलाके में लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। सैनिक रस्सी के जरिए नदी के उस पार जाकर लोगों को बचा रहे हैं। कई इलाकों में जवान झूले बनाकर लोगों को नदी के एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंचा रहे हैं। वायनाड के कई इलाकों में बारिश और भूस्खलन की वजह से भारी तबाही हुई है। एनडीआरएफ की टीम कई इलाकों में बचाव अभियान चला रही है। नदी के दूसरी तरफ बचाव अभियान शुरू करने के लिए और भी लोगों को भेजा जा रहा है। प्रशासन के मुताबिक कई लोग लापता हैं, जिनकी खोज भी की जा रही है। भूस्खलन की वजह से पहाड़ियों से बड़े बड़े पत्थर लुढ़क गए हैं, जो बचाव कर्मियों के रास्ते में बाधा बन गए हैं। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी कर रखा है, जिसके चलते भारी बारिश की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। वायनाड के अलावा कोट्टायम और इडुक्की जिलों में भी लोग परेशान हैं। वहीं भूस्खलन की वजह से लोगों की जान जाने के बाद केरल सरकार ने आज और कल राज्य में आधिकारिक शोक का ऐलान किया है। और इस बीच बड़ी खबर बता दें, झारखंड ट्रेन हादसे की वजह से कई ट्रेनों पर असर पड़ रहा है। खबर यह है कि 17 ट्रेनों के रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। रेल रूट को साफ करने की कोशिशें भी जारी हैं। जहां ट्रेन हादसा हुआ, वहां टीवी9 भारतवर्ष रिपोर्टर हिरोक मुखर्जी पहुंचे। उन्होंने ग्राउंड जीरो से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। बड़ा बम्बू स्टेशन से 1.5 किलोमीटर दूर जो डाउन लाइन है, वो डाउन लाइन से ये गुड्स ट्रेन पास हो रहे थे और आप लाइन से आ रहे थे ये हावड़ा मुंबई मेल। और ये जो बड़ा बम्बू स्टेशन से 1.5 किलोमीटर दूर ये जो गुड्स ट्रेन का मिड सेक्शन का 4 पटरी लाइन से निकल गए और वो आके गिरी ये आप लाइन में। और आप लाइन में जब 3:45 बजे, सुबह 3:45 में ये हावड़ा मुंबई मेल आ रहे थे, तब वो पटरी से धक्का लगा और वो पटरी ये हावड़ा मुंबई मेल का टोटल 18 पटरी वो लाइन से गिर चुका। और उसके जो परिणाम हुआ वो दिखाना चाहेंगे। देखिए ये पटरी के अंदर ये एसी कंपार्टमेंट है हावड़ा मुंबई मेल का, और एसी कंपार्टमेंट का जो हादसा हुआ था उसका पिक्चर अभी भी क्लियर है। पूरा अंदर टूटा फूटा हुआ है। जितना सारे ग्लासेस है, जितना सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका अंदर, जो बेड टेबल्स, वो सब टूटा फूटा हुआ है। और इसके जो डोर्स है ये डोर्स भी टूट पड़े। देखिए ये अंदर का एसी कंपार्टमेंट का ये डोर भी टूट पड़े। एक ही नहीं 2-3 डोर यहाँ टूट गया। और जितना सारे ग्लास था, ये विंडो का जितना सारे ग्लास है, मैं दिखाना चाहूँगा। ये विंडो का ग्लास टूटा फूटा हो गया। और इसके बावजूद जो इस कंपार्टमेंट नहीं, इस ट्रेन का टोटल 20 पैसेंजर इंजर्ड हुए हैं और दोनों का मौत हुआ है। अभी तक रेल के तरफ से इतना ही बताया गया है। अभी तक रेल के तरफ से टोटल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, पूरा रेस्क्यू चल रहा है। जो पटरी लाइन से निकल पड़े वो पटरी को निकाल कर फिर लाइन रीइंस्टॉल का काम चल रहा है। मैं ये भी छवि दिखाना चाहूँगा। इसके बाहर जो चल रहा है, बाहर बहुत रेल का जो स्टाफ्स, जो इंजीनियरिंग स्टाफ्स आए हैं, वो इंजीनियरिंग स्टाफ्स अभी काम कर रहे हैं। वो जो ओवरहेड कनेक्शन है, वो ओवरहेड कनेक्शन का रीइंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। और जितना टूटा फूटा हुआ ये पटरी है, ये पटरी भी लाइन से उठा के बाहर निकालने का काम चल रहा है। पूरा टीम लगे हुए हैं। और इसके साथ साथ CRS जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, उन लोगों ने भी आया है और उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि किस सिचुएशन में ये हादसा हुआ, किस सिचुएशन में ये एक्सीडेंट हुआ, ये भी उन लोगों ने इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और ये तस्वीरें भी आपके सामने, किस तरीके से ट्रैक पर काम किया जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से इन ट्रैक्स पर अभी तक पिछले कई घंटों से काम किया जा रहा है, इस वक्त खबर ये आई कि ज़्यादातर रूट्स में ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया है। और ये फिलहाल आपको सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, क्योंकि
ट्रैक पर मरम्मत का काम हो रहा है और जाहिर सी बात है जो कोच हैं उन्हें ट्रैक से हटाने की इस वक्त कोशिशें जारी हैं। विवादों में गिरी ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को आज पटियाला हाउस कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई। इस पर रिपोर्ट देखिए। आईएएस पूजा खेडकर मामले में अब नया मोड़ आ गया है। ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई आज टल गई। अब इस मामले पर पटियाला हाउस कोर्ट में कल सुनवाई होगी। उन्हें कोर्ट से तत्काल राहत नहीं मिल पाई। सरकारी वकील ने बताया कि मामले में नया पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त हुआ है। ऐसे में कल तक मामले की सुनवाई टल गई है। तो पूजा के वकील ने कहा कि उनको मामले में 2 बार शो कॉज नोटिस जारी हो चुका है, इसलिए संरक्षण की मांग कर रहे हैं। अब पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट कल सुबह 10 बजे सुनवाई करेगा। इससे पहले पूजा के खिलाफ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने यूपीएससी की शिकायत पर केस दर्ज किया था। अपने पद का दुरुपयोग के आरोप के बाद उनका पुणे से वाशिम में तबादला किया गया था। आरोप है कि पूजा खेडकर के पास बेशुमार प्रॉपर्टी है। तो महाराष्ट्र सरकार ने भी ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की ट्रेनिंग पर रोक लगाई हुई है। सरकार ने पूजा को फील्ड पोस्टिंग से हटाकर मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में रिपोर्ट करने का ऑर्डर दिया था। नवी मुंबई के यशश्री शिंदे मर्डर केस के मुख्य आरोपी दाऊद शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उसे कर्नाटक के गुलबर्गा से गिरफ्तार किया। दाऊद शेख, जिसकी तलाश में 5 दिनों से पुलिस लगी थी, उसे आखिरकार कर्नाटक के गुलबर्गा से पुलिस ने ढूंढ निकाला। आरोपी दाऊद शेख ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छुरे से हत्या की बात सामने आई है। पुलिस ने 25 जुलाई को हुई हत्या के बाद सीसीटीवी भी खंगाला, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि दाऊद यशश्री के पीछे जाता हुआ दिखता है। ये वीडियो 25 जुलाई का है, जिसमें देख सकते हैं कि 2:14 पर यशश्री छाते के साथ फोन पर बात करते हुए जा रही है और उसके ठीक पीछे 8 मिनट के बाद दाऊद शेख जाता हुआ नजर आ रहा है। दाऊद ने पहचान छिपाने की कोशिश की थी, मुंह पर कपड़ा और सिर पर टोपी लगाई थी। बताया जाता है कि इसी जगह पर यशश्री का फोन बंद हुआ था। बताया जाता है कि उसने हत्या के इरादे से ही यशश्री को बुलाया था। पुलिस को हत्या वाली जगह पर दाऊद की मौजूदगी के सबूत मिले हैं। हत्या के बाद वो फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने कई टीमों को कर्नाटक भेजा था। कर्नाटक से दाऊद की गिरफ्तारी के साथ ही मोहसिन नाम के एक और शख्स को भी हिरासत में लिया गया है। यशश्री अपने घर की बड़ी बेटी थी। आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से पिता का हाथ भी बटाती थी। यशश्री की हत्या के बाद परिवार टूट चुका है और परिजनों ने भी कहा कि जिस तरह से यशश्री के साथ बर्बरता हुई है, दाऊद की फांसी से कम उन्हें कुछ मंजूर नहीं। बड़ा मुश्किल है क्योंकि बड़ी लड़की थी वो, उसका ग्रेजुएशन हुआ था, वो जॉब करती थी बेलापुर में, उसकी के ऊपर था। मतलब उसके पापा भी मतलब छोटा मोटा ही काम करते हैं, परमानेंट नहीं है। घर में वो बड़ी थी सबसे, 2 बहनें और भी है उसके पीछे। हालत मतलब इतनी ये भी नहीं है हमारी। मतलब जो निर्भया प्रकरण हुआ था, बहुत देर लगी थी उसके माँ को न्याय मिलने में। अब ये नहीं होना चाहिए। ये महाराष्ट्र में फर्स्ट टाइम ये इतना हुआ है। तो जो सरकार ने जो मतलब प्रेशराइज रखा है ना पुलिस को, मतलब 24 घंटे में केस जो लेते हैं ना मिसिंग कंप्लेंट, उसके ऊपर कुछ तो भी थोड़ा सा मतलब ध्यान दे के वो जो नियम है ना वो चेंज करने चाहिए फिर से। ऐसे मतलब बच्चियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। फांसी देनी चाहिए सर। इतना मतलब उसने तड़पाया, उसके पूरे चेहरे को खराब कर दिया है। चाहती हैं कि दाऊद शेख को फांसी हो। उसको सबसे पहले हमारे सामने 3rd डिग्री देने के बाद उसको फांसी देना चाहिए। और मनु भाकर आजादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। सरबजोत सिंह के साथ पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में दक्षिण कोरिया को हराकर आज मनु ने इतिहास रच दिया। भारतीय जोड़ी ने कोरिया के ली वोन हो और ओ ये जिन को 16-10 से हराकर देश को पेरिस ओलंपिक में दूसरा पदक दिलाया। इससे पहले मनु ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य जीता था। सरबजोत सिंह के साथ पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में दक्षिण कोरिया को हराकर इतिहास बना डाला। मनु को अभी 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भी उतरना है और उनके पास तीसरा पदक जीतने का भी मौका है। देश भर में निशानेबाजी से जुड़े खिलाड़ी मनु और सरबजोत की कामयाबी से बेहद खुश हैं। ये एक माइंड गेम है। जितना भी आपको अपनी नर्व्स पे कंट्रोल है तो वही बच्चा या वही शूटर जो है आगे नेशनल हो या इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर पाता है।
खुशी की बात है। उसके साथ साथ जितने भी नीचे शूटर्स हैं, हम इस वक्त हम बेसिक लेवल पे शुरू कर रहे हैं, तो हमें इससे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है कि नहीं, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो इस शूटिंग में कहीं ना कोई पहुंच रहा है और देश का नाम रोशन कर रहा है। इसी तरह हमें भी उम्मीद है कि हम भी आगे जाके अपने देश को रिप्रेजेंट करेंगे। और इस मौके पर मनु भाकर की मां ने कहा कि चौथी क्लास में मनु ने जो कहा था वो सच कर दिखाया। आज दुनिया मनु के नाम से उन्हें पहचानने लगी है। TV9 भारतवर्ष की संवाददाता अंजू निर्माण ने मनु भाकर की मां सुमेधा भाकर से बात की। जब मनु 4th क्लास में थी तो हम स्कूल जा रहे थे गाड़ी में चारों ही, तो मैं स्कूल में टीचर थी, तो बोलते थे कि ये सुमेधा की बेटी है, रामकिशन की बेटी है। तो उन्होंने बोला कि मैं पापा ऐसा नाम करूंगी कि मैं आप लोगों के नाम से नहीं नाम पहचान बनाना चाहती, मैं अपने नाम से पहचान बनाऊंगी कि ये मनु भाकर के मम्मी पापा हैं। ये 4th क्लास में मनु ने बोला था हम तीनों को। तो मनु ने इतना बड़ा नाम कर दिया कि पूरा भारत की पहचान भी उनसे हो रही है। बिल्कुल 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 जी मैम। तो प्रधानमंत्री मोदी जी से भी बात हुई क्या, या आपको लगता है हमारी बात हुई नहीं है। मैं चाहूंगी जब मनु आएगी तो हम चारों इकट्ठे मोदी जी से मिले, बात करें। भगवत गीता का पाठ भी आपने किया, मैंने सुना मनु भी अब भगवत गीता को फॉलो कर रही है। मेरी जो पढ़ाई है वो गुरुकुल की पढ़ाई है, तो मैं अपने संस्कार, जो मेरे संस्कार हैं, मेरी जो संस्कृति है वो बच्चों के अंदर मैंने डाले हैं। मेरे दोनों बच्चे बड़े संस्कारी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारत की एक ऐसी बेटी जिसने एक ही ओलंपिक टूर्नामेंट में 2 पदक जीतने का जो गौरव है वो भारत को